नमस्कार दोस्तों, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है मार्च और अप्रैल के मंथ में जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ थी वो आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको HPNT का कोर्स मिलेगा। उसको अवेल करने के बाद आप करंट अफेयर के सेक्शन में जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपने बहुत सारे MCQs अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने हैं तो आप महाअभ्यास को अवेल कर सकते हैं या फिर HPNT का जो पावर पैक है उसको जाकर ले सकते हैं। इसके अंदर जाकर आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शनल टेस्ट, HPGK टेस्ट मिल जाएंगे और जाकर आप इन सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनक्लूवेशन के बारे में। फिनक्लूवेशन एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो नए नए स्टार्टअप्स है वो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूं तो 2018 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया था और ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो RBI इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कंपनी लॉ कमेटी है उन्होंने अभी अपनी रीसेंट रिकमेंडेशन में सरकार को ये बोला है कि आपको स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज बनानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की बात करूँ तो यहाँ पर ये पब्लिक से पैसा रेस करते हैं IPOs द्वारा, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा पब्लिक से जो फंड्स हैं उसको रेज करते हैं और उनका जो मेन पर्पस होता है कि भाई किसी कंपनी को जाकर एक्वायर करना। अगर उनका जो सोल पर्पस होता है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं कामयाब होते तो दोबारा से ये जो कंपनीज हैं डीलिस्ट हो जाती हैं और जहाँ से भी उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है उनको वापस कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ये बोला था कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो हम इसीलिए कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने जो ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया है उसमें सारा का सारा पैसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑयल बॉन्ड्स की बात करूँ तो एक कंपनी होती है जो कि ऑयल प्रोवाइड करती है, ठीक है, कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। अब कस्टमर्स को वो ऑयल इतना ज़्यादा महंगा ना पड़े तो इसीलिए यहाँ पर जो सरकार होती है वो इंटरवेंशन करती है कि आप अगर 100 रुपये का तेल है तो आप ये कस्टमर्स को 50 रुपये में दे दो और जो बाकी के 50 रुपये हैं जो गवर्नमेंट है सरकार यहाँ पर पे कर देती है। तो उसको पे करने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉन्ड्स जारी करती हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को वो ऑयल जो है वो इतना महंगा ना पड़े और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होने की वजह से वो जो तेल है वो सस्ता हो जाए। और धीरे धीरे इन बॉन्ड्स में जितना भी पैसा होता है वो जो सरकार है वो कंपनीज को देती रहती हैं। तो ऐसे ऑयल बॉन्ड्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पुरानी सरकारों ने ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया था उनकी पेमेंट के लिए यहाँ पर सारा का सारा जो पैसा है जा रहा है, इस वजह से जो तेल है उनके जो प्राइसेस है वो सस्ते नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उन्होंने अभी रेपो रेट को 4% पर ही रखने की बात करी है। अगर मैं यहाँ पर रेपो रेट के बारे में बात करूँ तो जो RBI है और एक बैंक है, तो एक बैंक RBI से कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं और वो पैसे किसी न किसी इंटरेस्ट रेट पर ही उन बैंकों को मिलते हैं। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को RBI से लोन मिलता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज करने की बात करी है, दैट मीन्स वो 4% पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये 2016 के अंदर बनाई गई थी कमेटी। एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इस कमेटी को बनाया गया था। उस कमेटी का नाम है उर्जित पटेल कमेटी। ये जो कमेटी है इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 जो हैं RBI वाली तरफ से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से होते हैं। इस कमेटी का ये काम होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उन सब चीज़ों को मैनेज करना और हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ और इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना। अब दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये बोला है कि हम अकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगे।
इस स्टैंस के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये कि अगले आने वाले कुछ महीनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को कम कर सकती हैं। अगर रेपो रेट को वो कम करेंगे तो बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बैंक है वो ईजिली कस्टमर्स को लोन दे पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्केट है उसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम एक्सपैंडिंग मनी पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रिंकफ्लेशन के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं यहाँ पर श्रिंकफ्लेशन कर रही हैं। अगर मैं श्रिंकफ्लेशन की बात करूँ तो क्योंकि महंगाई हो रही है, हर एक प्रोडक्ट में जो महंगाई है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे बजाय उसका रेट इंक्रीज करने के उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 ग्राम का जो चिप्स है अगर 30 रुपये का है तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज कर दिया। दैट मीन्स 180 ग्राम्स का कर दिया, लेकिन उसका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स बिना प्राइस चेंज किए ही उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। वो महंगाई होने की वजह से होती है। तो ये भी एक तरीका होता है कि महंगाई से कैसे लड़ा जा सके। श्रिंकफ्लेशन से भी हम इसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने एक स्कीम के ऊपर यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है। सबसे पहली बात तो स्कीम का क्या नाम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकती हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब ये है कि बाहर से जो मशीन्स वगैरह हैं उसको इंपोर्ट कर सकती हैं, और ऐसी मशीन्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं या फिर कोई ऐसा नया प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन इसीलिए प्रोवाइड करी गई है ताकि उनके ऊपर एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन लगाया जा सके। दैट मीन्स अगर आप बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंपल्सरी होता है उन सब कंपनीज के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर ये स्कीम तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया है वो आया है 14.55%, डबल डिजिट्स में आया है। इन द सेम वे हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है कि हमारे कंज्यूमर प्राइस में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, दैट इज़ 6.95%। इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वो ये कि सबसे पहली बात तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालता कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो इस इंडेक्स को निकालते हैं। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इस इंडेक्स को निकालता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ये देखा जाता है कि जब एक दुकानदार होलसेल में कोई चीज़ खरीदता है तो उसको वो चीज़ कितनी महंगी पड़ी है। दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है जो डेली यूज़ की चीज़ें खरीद रहा है तो उसके पहले के मुकाबले उनको कितनी महंगी पड़ी है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी जाती हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ हम गुड्स के इन्फ्लेशन की बात करते हैं। दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। इवन इसके जो डिजिट्स हैं कि अभी इनकी जो इन्फ्लेशन है वो कितनी आई है वो भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंथन आइडियोथॉन के बारे में। तो रिसेंटली जो सेबी है, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने बाकी के एसोसिएशंस के साथ मिलकर, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज हो गया, तो इन सबके साथ मिलकर एक मंथन को लॉन्च किया है जिसको हम बोल रहे हैं आइडियोथॉन मंथन। इस मंथन के अंदर यहाँ पर अलग अलग जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर। सिक्योरिटी मार्केट आपको पता ही होगा कि जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है, सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करी जाती हैं और एक तरह से इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। तो उसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करने के लिए इस आइडियाथॉन मंथन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी इन 2 महीनों में बहुत सारी न्यूज़ थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जो जीडीपी है वो इतने % बताई है। इन द सेम वे ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी जिन्होंने जीडीपी ग्रोथ बताई है हमारे इंडिया की या फिर ग्लोबली। तो उन सब चीज़ों को मैंने एक टेबल के अंदर आपके लिए कंपाइल किया है। इस टेबल को आपने एक बार याद करना है। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट के तहत इंडिया का जो फिस्कल ईयर 23 है उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो ग्रो करे, इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी 8.2% से। नेक्स्ट इन द सेम वे जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताया कि 3.2% से ग्रो करी है। वर्ल्ड बैंक एक और रिपोर्ट निकालता है जिसको हम बोलते हैं साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट होती है, साल में 2 बार निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के तहत इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उन्होंने ये बताया है कि जो इंडिया है फिस्कल ईयर 22 और 23 में 8% से ग्रो किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के बारे में बताता है और इन्होंने ये बताया कि जो साउथ एशियन इकोनॉमीज़ है जिसके अंदर इंडिया है ना, जितनी भी साउथ एशियन वाला रीजन है, थाईलैंड, इंडोनेशिया है ना, ये सब कंट्रीज आती हैं, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रहेगी 7%। इन द सेम वे जो फिक्की है उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है वो बताई है 7.4% अपने एक सर्वे के तहत, जो कि क्या सर्वे है, फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ICRA है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फिस्कल ईयर 23 के लिए वो बताई है 7.2%। आपने इन सब चीज़ों में बस इतना याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है, कौन सी कंट्री के लिए बताई है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली भी बताई गई है कई जीडीपी, या फिर इंडिया के लिए बताई गई हैं। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि कौन से फिस्कल ईयर के लिए बताई गई है, जैसे 22-23 के लिए बताई गई है और कितनी परसेंटेज बताई गई है। तो ये कुछ चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के बारे में, जिन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बताया है 7 to 7.2%। कौन से फिस्कल ईयर के लिए, दैट इज फिस्कल ईयर 2023 के लिए। ऐसे ही कुछ यहाँ पर और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जो फिच रेटिंग्स हैं, उन्होंने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फिस्कल ईयर 22-23 के लिए रहेगी 8.5%। जो रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है उन्होंने भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बताई है 9.1%। मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बताई है 7.9%। क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बताया है 7.8% फिस्कल ईयर 2023 के लिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने इंडिया की जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं जीडीपी के वो बताए हैं यहाँ पे। तो फिस्कल ईयर 21 और 22 के लिए उन्होंने बताया है कि 8.9% है। इससे पहले एनएसओ ने प्रिडिक्ट किया था कि 2021 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रहेगी 9.2%, लेकिन दोबारा से उनको बार बार चेक किया जाता है और रियल एडवांस एस्टिमेट्स वगैरह को निकाला जाता है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ये 8.9% रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली जो ग्रोथ रेट है, आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखना है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।